तो प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यह जो नेक्स्ट वीडियो है, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं गतिक विद्युत वाहक बल की। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है और गतिक विद्युत वाहक बल हेतु हम व्यंजक की गणना कैसे करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लॉजिकल और इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पेन और कॉपी लेकर के बैठें, जो भी बातें नोट करने वाली हो नोट करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल यानी कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये चीज होता क्या है? देखिए, जब कभी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपका कोई चालक, अगर कोई क्या हो, कोई चालक हो और यह चालक अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर यह चालक भी वेग से क्या करता है, गति करता है, तो इस चालक के गति के कारण इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और जिस परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। क्यों? क्योंकि यह चालक तार की गति के कारण इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसके लिए हम इसे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्योंकि जब किसी भी, फिर से एक बार समझिए, क्योंकि जब कभी भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस चालक पर एक क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि क्या कहलाता है, गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये गतिक विद्युत वाहक की बल की परिभाषा हो गई। ये सारी चीजें टेलीग्राम पर आप जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ये सारी चीजें वहां पे लिखी होंगी, फिलहाल आप यहां से समझ लीजिए और वहां से जाकर के उस नोट से आप इसको लिख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, सब कुछ हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब यहां पे हम ज्ञात करेंगे गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए, इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहले एकदम लॉजिक के साथ सीखेंगे कि आखिर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे आता है और उसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद एक और मेथड है, उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। देखिए, जब आप जानते हैं, सबसे पहला चीज कि हमने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया है कि जब कभी भी आपका चालक गति करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित उस चालक पर, चालक यानी कि चालक में क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, चालक में क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उस चालक पर क्या करता है, बल लगाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर या चालक पर आरोपित बल जो होता है, वह आरोपित बल कितना होता है, तो अगर आपको याद हो तो वहां पे बताया गया था कि जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल होता है वह कितना होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू भी बी साइन थीटा। अगर साइन थीटा को हटाते थे तो यहां पे बल एफ बी का मतलब होता था क्यू इंटू भी क्रॉस बी, सदिश वेक्टर भी क्रॉस सदिश वेक्टर बी। अगर यहां पे इस बल की हमें दिशा चाहिए प्लस क्यू के लिए, यहां पे क्यू कौन सा है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के लिए अगर बल की दिशा चाहिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या है, अगर हमें क्यू की दिशा चाहिए तो पहले वाले की तरफ उंगलियों को करना है, दूसरे वाले की तरफ घुमाना है। अंगूठा जो है आपका बताएगा बल की दिशा। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के रूप में, क्रॉस का मतलब आपसे दूर जा रहा है, इस समतल के अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र इस समतल के कहां है, अंदर की ओर है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की ओर है और इसका वेग यानी भी कहां है, सामने की ओर ऐसे, तो हम पहले के तरफ यानी भी की तरफ उंगलियों को फैलाएंगे, दूसरे के तरफ यानी बी अंदर की ओर, तो पहले के तरफ फैलाएंगे, अंदर की ओर घुमाएंगे, अंगूठा आ रहा है ऊपर, यानी जो प्लस क्यू आवेश है उस पर जो बल लग रहा है, कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। दूसरी बात, चूंकि यह चालक है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस पे अगर बल ऊपर की ओर लग रहा है तो माइनस पर बल उसके नीचे की ओर लगेगा। प्लस
और माइनस दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर बल प्लस पर ऊपर की ओर लग रहा है तो माइनस पर बल कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो आपने यहां पे जाना, पहले की तरफ उंगलियों को फैलाइए और दूसरे की तरफ घुमाइए, पहले की तरफ फैलाइए दूसरी की तरफ घुमाइए, अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, यानी इस प्लस क्यू की दिशा कहां आ रही है, ऊपर की ओर, यानी इस चालक में जो धन आवेश है उस पर बल कहां लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो ऐसा बल लग रहा है कि धन आवेश पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, धन आवेश पर ऊपर की ओर बल लग रहा है और ऋण आवेश पर नीचे की ओर बल लग रहा है। तो जितना इस चालक में धन आवेश है, इस चालक में धन आवेश है, वह ऊपर की ओर बल लगने के कारण इस तरफ आ जाएंगे और जितना इसमें ऋण आवेश है वे आपके इस तरह से क्या करेंगे, आ जाएंगे। और जब इसका प्लस एक तरफ हो जाएगा और माइनस एक तरफ हो जाएगा, यानी यह आपका क्या है, यह आपका ऋणावेशित विभव है, यह आपका ऋणावेशित विभव है। और यह आपका कैसा विभव है, यह आपका धनावेशित विभव है, यह आपका कैसा विभव है, धनावेशित विभव है। और आप जानते हैं कि जब कभी भी विभव में अंतर होता है या दो बिंदुओं के बीच, जब दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर होता है तो वहां पे क्या देखने को मिलती है, विद्युत धारा यानी विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहां पे जब धन विभव और ये ऋण विभव हो गया, यानी ऊपर वाला सिरा धन और नीचे वाला सिरा ऋण हो गया, तो यह जो चालक है यह एक मिनी बैटरी की भांति क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। मिनी बैटरी की भांति क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। और जब यह बैटरी की भांति व्यवहार करने लगता है तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस पे धनावेश पे इस प्रकार से बल लगा रहा है कि धनावेश पे लगने वाला बल ऊपर की ओर है। तो जब धनावेश पर ऊपर की ओर बल लग रहा है तो ऋणावेश पर बल नीचे की ओर लग रहा है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वह नीचे की तरफ, ऋण आवेश नीचे की तरफ आ जाएंगे और धन आवेश कहां चले जाएंगे, आपके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और ऐसा होने पर इसका एक सिरा ऋणावेशित और दूसरा सिरा इसका धन आवेशित हो जाएगा और यह जो आपका चालक तार है वह एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब अगर यहां पे हम FB का मान ज्ञात करें तो जो FB है वह Q के जगह पे कितना है, इसमें अगर मान रखें तो Q के जगह पे, Q किस पर बल लग रहा है, हम यहां पे इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। तो Q आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से डिनोट करते हैं। तो Q का मान कितना हो जाएगा, E। V का मान आपका V है ही और B का मान आपका B है ही। बात हमको किसकी करनी है, बात हमको करनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा में थीटा क्या है, थीटा जो है आपका V और B के बीच का क्या है, कोण है। तो V आपका इधर की ओर गतिमान है, B आपका अंदर की ओर, यानी एक ऐसे है तो एक ऐसे है, एक अंदर की ओर है तो एक आपका ऐसे है। तो इसके बीच में कितने का कोण बना, इसके बीच में कोण बना आपका 90 का। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहां से FB बराबर कितना हो जाएगा, FB बराबर हो जाएगा E इंटू V इंटू B और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा, जब इसके एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी इन दोनों के विभव में अंतर होगा, तो इसके कारण हमें एक विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। यानी कि जब इसका एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा विद्युत क्षेत्र। और आपको पता हो कि एक टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 1 में कराया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आपका कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, तो अगर वह धन आवेश है तो उस धन आवेश पर जो लगने वाला बल Fe होगा वह Q इंटू E के बराबर होता है, ये तो है ही। और इसकी दिशा, इस बल की दिशा किधर होती है, तो प्लस Q आवेश पर अपने दिशा में बल लगाता है और माइनस Q आवेश पर अपने दिशा के विपरीत बल लगाता है। तो अगर आपका प्लस Q है तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर। कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो जो E यहां पे उत्पन्न हुआ है इसकी दिशा हमेशा कहां होगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से कहां होगी, माइनस की ओर। और जो आपका विद्युत क्षेत्र है वह धन आवेश पर अपने दिशा में यानी इधर की ओर बल लगाता है और अगर कोई आवेश आपका ऋण आवेश है तो वह अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है।
इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। तो ऋण आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगा, यानी कि ऋण आवेश यानी ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इस पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है अपने दिशा के विपरीत बल लगाया है, तो यहां पे इसकी दिशा नीचे की ओर है, इलेक्ट्रॉनों को इधर की ओर बल लगाएगा। तो जो Fe है यह आपके किसका मान है? Fe का मान है, यानी कि E का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर ऊपर की ओर बल लगाएगा। गजब का कॉन्सेप्ट है। देखिएगा क्या है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर खींच रहा है, और जो आपका विद्युत क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की ओर खींच रहा है। यह आया कहां से? देखिए, जब विद्युत क्षेत्र का उत्पत्ति, विद्युत क्षेत्र का जन्म तो बाद में हुआ। सबसे पहले हुआ क्या कि जब इस चुंबकीय क्षेत्र में आपका यह आवेश गति कर रहा था, यह चालक तार गति कर रहा था, तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस पर इस प्रकार का बल लगा रहा था कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएं। और एक बात, चाहे आप अच्छा कार्य करें चाहे आप बुरा कार्य करें, आपका विरोध करने वाला जरूर होगा, तो वही अपोज करने वाला ई। जब यह इलेक्ट्रॉनों को नीचे खींचने लगा तो ई जो था उसको लगा कि कहां इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जा रहे हो। अब यह एक उत्पन्न हो गया, डंडा लेकर के खड़ा हो गया कि आओ अब देखते हैं हम कैसे इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जाते हो। अब यह ऐसा बल लगाने लगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे जाए ही ना, इलेक्ट्रॉन नीचे जाए ही ना। अब अगर यहां पे हम बात करें विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो जो विद्युत क्षेत्र द्वारा बल होगा, ई द्वारा आरोपित बल होगा, वह किसके बराबर होता है? Q इंटू ई के बराबर होता है। Q क्या है? आवेश क्या है? आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से Fe बराबर क्या हो गया? Fe बराबर हो गया E और कैपिटल E। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कंडीशन समझिएगा, हो क्या रहा है? जब यह चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बल लगाया कि इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू हो जाए, तो आखिर उसका विरोध जायज है ना। तो उसको विरोध करने वाला एक आ गया इसमें ई, जो कि अब कह रहा है कि चलो देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन को तुम नीचे कैसे लेकर के जाते हो। अब यह ऐसा बल लगाने लगा कि Fe ऊपर की ओर लगने लगा ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे न जाए। साम्यावस्था की अगर हम बात करें तो यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे आना बंद हो जाए या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना बंद हो जाए, तो उस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। तो अगर हम साम्य स्थिति की बात करें, साम्यावस्था की बात करें, तो साम्यावस्था में क्या होगा कि जब ये ऊपर लगने वाला बल यानी कि जो आपका Fe है वह बराबर हो जाएगा Fb के, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाना क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। और जब रुक जाएंगे तो आप ये जानते हो कि Fe और Fb आपस में बराबर होगा, लेकिन जो Fb की दिशा होगी वह क्या होगी? विपरीत, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर ऊपर वाले को प्लस में लिया जाएगा तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा। तो साम्य की स्थिति में कंडीशन ये बनेगा। समीकरण 2 से Fe का मान रख देते हैं, Fe ये वाला E, Fe का मान रख देते हैं, और समीकरण 1 से Fb का मान रख देते हैं। इसका मान कितना है? E इंटू ई है, बराबर माइनस का इसका मान कितना है? E भी B है। E से E आपका बर्बाद हो जाएगा। E बराबर आपका होगा V माइनस का V इंटू B। E बराबर क्या होगा? माइनस का V इंटू B। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3। एक बात और, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट याद हो कि अगर एक L लंबाई का, इधर हमने रफ कार्य किया है, तो अगर आपका एक L लंबाई का क्या है? L लंबाई का चालक है, L लंबाई का क्या है? चालक है, और इनके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, इन दोनों के सिरों का बीच का विभवांतर आपका V है। तो यहां से E बराबर होता है V बटे L। E बराबर क्या होता है? V बटे L। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया। तो यहां से अगर V बराबर निकाला जाए तो E इंटू क्या हो जाएगा? L। विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू L। अब यहां से अगर हम चले आगे की ओर, चलें तो हम जानते हैं कि जब कभी भी इस प्रकार का कंडीशन आए, यानी इसमें अगर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करे, यानी जब इस तरह से कंडीशन होता है तो इसमें एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वोल्टेज क्या है? यह भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यहां से प्रेरित
विद्युत वाहक बल E बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू एल। तो ये आपका हो जाएगा E इंटू एल। अब समीकरण नंबर 3 से E का मान रख दें तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आपका हो जाएगा माइनस का E के जगह पे रखेंगे VB, तो माइनस का VBL, या इसी E को हम कह सकते हैं माइनस का BLV, माइनस का BLV। यही आपका उक्त व्यंजक हो जाएगा किसके लिए, गतिक विद्युत वाहक बल के लिए। यहां पे थोड़ा सा आपको ऊपर से चला गया होगा तो आपको एक चीज बता दें कि जो आपका विभवांतर होता है, उसी विभवांतर के कारण, विभव में अंतर के कारण, विभव भी क्या है, टर्मिनल वोल्टता है। आपने 3 या 2 चैप्टर में पढ़ा होगा टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता भी एक प्रकार की विभवांतर है, वोल्टता भी एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है। तो इस प्रकार से इस भी के जगह पे हमने क्या रख दिया, विद्युत वाहक बल रख दिया, जिससे हमें ये व्यंजक क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसको हमने एकदम प्योर लॉजिक के साथ समझा, इसको हमने एकदम प्योर लॉजिक के साथ समझा। इसको हमने प्योर लॉजिक के साथ समझा कैसे, कि जब आपका चालक तार, कोई धारावाही चालक तार जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर इस प्रकार से बल लगाता है कि उसके सारे माइनस नीचे और सारे प्लस क्या हो जाते हैं, ऊपर। और जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, एक सिरा उसका धनावेशित, एक सिरा ऋणावेशित, तो यह एक मिनी बैटरी की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। यानी इसके पास एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है, और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से कहां होता है, माइनस की ओर। दूसरी बात कि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस क्यू आवेश पर अपने दिशा में बल और माइनस क्यू आवेश पर अपने दिशा के विपरीत बल लगाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यह बल का फार्मूला हमारा ये है। अब एक ये तो आपका रहा मेथड नंबर 1, यह आपका रहा मेथड नंबर 1। अब आइए समझते हैं हम मेथड नंबर 2 को। वह काफी आसान है, इसमें लॉजिक था, तो लॉजिक को समझाने में भी मेहनत लगता है, और हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं मेथड नंबर 2। अब जो आपका प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल है, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसके व्यंजक हेतु जो हमारा मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है वह क्या है, मेथड नंबर जो आपका 2 है वह, उसको समझने के लिए हमने इस प्रकार का एक डायग्राम लिया है, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक फ्रेम लिया है, और इस फ्रेम ऐसा है, यह फ्रेम ऐसा है जिस पर यह जो चालक L लंबाई का जो चालक तार है वह इस पर स्लाइड कर सकता है, वह इस पर गति कर सकता है। इसमें माना उग्रह अगर आपको लिखना हो तो माना उग्रह इसका लिख सकते हैं कि माना एक समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक L लंबाई का तार लिया, जो कि L लंबाई का धारावाही चालक लिया, जो कि v वेग से क्या है, गतिमान है। उस चालक को हमने एक फ्रेम में बंद किया, जिसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, आपकी L हो जाएगी, और जिसकी चौड़ाई कितनी है, x है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, x है। अब यहां पे हमें करना क्या है कि जैसे देखिए, जब ये चालक आगे या पीछे इधर उधर गति करेगा तो L में तो कमी नहीं आएगी, लेकिन इस x के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम इस क्षेत्रफल की बात करें तो इस क्षेत्रफल से होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, कि जब किसी चालक तार को, किसी धारावाही चालक को हम गति कराते हैं तो उसकी गति के कारण उससे संबंधित क्षेत्रफल में जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जब यह आपका गति करेगा तो इससे होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, उसके मान में परिवर्तन होगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जिस परिवर्तन को अगर आप देखें तो अगर यहां से, अगर इसके लिए हम चुंबकीय फ्लक्स का मान लिखें, अगर हम यहां पे लिखें चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स phi b बराबर होता है b a cos थीटा,
बी ए कॉस थीटा होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है? बी ए कॉस थीटा। तो अगर यहां से हमें फाई बी लिखना हो इसके हेतु, तो बी का मान तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह आपका बी ही है। और अगर हम ए की बात करें तो ए आपका है क्षेत्रफल, तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, लंबाई इसकी कितनी है? एल है, इंटू चौड़ाई इसकी कितनी है? एक्स है। चौड़ाई इसकी क्या है? एक्स है। तो ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? एल इंटू एक्स। और अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा आपका बी और ए के बीच में कोण है। ए क्या है? एकांक सदिश, सॉरी एकांक सदिश नहीं, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है? तल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के कहां होता है? लंबवत होता है। अगर यह इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत ऐसे होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहां है? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहां है? अंदर की ओर। क्षेत्रफल आपका ऐसे रखा हुआ है तो क्षेत्रफल सदिश भी इस प्रकार से कहां होगा? अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर और क्षेत्रफल सदिश भी अंदर की ओर। तो थीटा के का मान कितना हो जाएगा? 0। और cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से फाई बी का मान कितना हो जाएगा? बी एल एक्स। और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से फाई बी बराबर कितना हो जाएगा? बी एल एक्स। बी एल कितना हो जाएगा? एक्स। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगले क्रम में अगर यहां पे हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगाएं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम अगर लगाएं तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वह नियम क्या कहता है कि E बराबर आपका होता है माइनस का डी फाई बी बटे कितना होता है? dt। डी फाई बी बटे कितना होता है? dt। अगर यहां से हम डी फाई बी का मान रख दें ये वाला, तो यहां से E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा माइनस का, ये d तो आपका रहेगा ही, फाई बी का मान रख देते हैं, ये आपका है बी एल एक्स बटे कितना है आपका dt। डी बाई डी टी यानी अवकलन हो रहा है, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? अवकलन। और अवकलन में हम क्या करते हैं कि जो चीजें कभी नहीं बदलती, जो चीजें अपरिवर्तनशील रहती हैं, उनको अवकलन से बाहर निकाल देते हैं, उनका अवकलन नहीं होता है। तो यहां पे अगर बी देखें, बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसको चाहे कहीं से कहीं ले जा दें इस फ्रेम के अंदर, बी का मान बी ही रहेगा। यानी कि जब ई का मान हम लिखेंगे तो बी जो है आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बात करें एल की, तो एल इस फ्रेम के अंदर जो एल यानी इसकी जो लंबाई है उसका भी मान क्या रहेगा? चाहे यहां रख दें चालक को, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, चालक की जो लंबाई है वह हमेशा एल ही रहेगी। तो एल भी बाहर आ जाएगा, अंदर केवल बचेगा डी एक्स बटे डी टी। अंदर केवल बचेगा क्या? आपका डी एक्स बटे डी टी। तो यहां से अगर ई बराबर देखा जाए तो आपका सॉरी माइनस तो यहां है ही, माइनस को छोड़ नहीं सकते, तो माइनस यहां है और माइनस का आपका क्या है? बी एल है, डी एक्स बटे डी टी। एक्स क्या है? विस्थापन। एक्स क्या है? विस्थापन। विस्थापन में समय का अगर भाग लगाया जाता है तो कहलाता है वेग, या अगर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो वह कहलाता है वेग। यानी कि जो आपका dx बटे जो dt है वह किसके बराबर होता है? वह आपके वेग के बराबर होता है। तो dx बटे dt को हम क्या लिख सकते हैं? d इंटू dx बटे dt को हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। तो यहां से e बराबर आ गया माइनस का BLV, माइनस का BLV। और हमें मेथड नंबर 1 में भी हमने यही सिद्ध किया था कि E बराबर कितना होता है? माइनस का BLV। किसी भी सूत्र में कौन क्या क्या है इसके बारे में जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो अगर यहां पे B की बात करें तो B आपका क्या है? B आपका है चुंबकीय क्षेत्र। अगर L की बात करें तो L क्या है? L आपकी है चालक की लंबाई। L क्या है? आपकी चालक की लंबाई। और V क्या है? चालक का वेग। V क्या है? चालक का वेग है। तो इस प्रकार से इस व्यंजक को याद रखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट व्यंजक है, जिसे हमने एकदम आसान भाषा में आपको पूरा समझाने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो के अंतर्गत बताई गई बातें आपको समझ में आई हो और यदि आपको टॉपिक बिल्कुल फील कर पाए हो तब वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।
देखिए इसमें हमने किया बहुत कुछ खास नहीं, हमने बस एक फ्रेम का निर्माण कर लिया जिस फ्रेम के अंदर हम इस चालक तार को क्या कराए, गति कराए। जब यह फ्रेम इस चालक के अंदर गति करता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके लिए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हमने ये लिखा। अब हम जानते हैं कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वह क्या कहता है, वह कहता है माइनस का d∅dt किसके बराबर होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस सूत्र को हमने लिख लिया, dB के φb के जगह पे φb का मान रख लिया, इसका अवकलन कर दिया, E बराबर क्या आ गया, माइनस का BLV। अब आप कहेंगे कि सर सूत्र तो आपने बता दिया, अब एक इस पे सवाल भी करा दो ताकि हर एक कॉन्सेप्ट इसका हमें क्लियर हो जाए और आखिर पता तो चले हमें कि आखिर किस तरह के सवालों को किस तरह की गणना करने के लिए हम इन सूत्रों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आइए एक मस्त सा प्यारा सा सवाल देखते हैं, जिसके बाद हम इस वीडियो को द एंड करेंगे। तो अब आइए एक प्यारा सा सवाल है, जिस सवाल को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं और आपके उस टॉपिक का कहां पे उपयोग है आपको समझ में आएगा। सवाल आपका है, स्क्रीन पे आ रहा है, आप वहां से देखेंगे कि एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 450 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। सबसे पहले फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल हम बनाते हैं तो यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फला का सलूशन। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फला का सलूशन, जिसको सलूशन डाल करके हम लिखते हैं दिया है। जो दिया होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि उसका जो वेग है 450 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका वेग जो भी का मान दिया हुआ है कितना है, 450 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, कह रहा है आगे कि यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज घटक का मतलब बी हॉरिजॉन्टल कितना दिया हुआ है, क्षैतिज घटक 4 × 10⁻⁴, तो 4 × 10 की पावर माइनस का 4, 10 की घात -4, और टेस्ला है, यह कितना है, इतना टेस्ला है। और अगली बात क्या कह रहा है और नमन कोण यानी कि आपका अल्फा या थीटा बराबर कितना है, नमन कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। नमन कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है। तथा उसके सिरों के बीच पूछ क्या रहा है आपके कि उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल की क्या करना है, आपको गणना करनी है, यानी ई का मान आपको क्या करना है, बताना है। और आपसे कह रहा है कि जो पंख की लंबाई है यानी एल का मान, पंख की लंबाई यानी कि एल का मान जो दिया हुआ है वह कितना है, एल का मान आपका है 30 मीटर। अब इसको इतनी बातें आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज आपको दिया हुआ है क्षैतिज घटक और अवनमन कोण, क्षैतिज घटक और अवनमन कोण, जिसे नति कोण भी हम क्या कहते थे। तो यहां से अगर आपको पिछले चैप्टर का पता हो तो वहां से हमने क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक और नति कोण में संबंध निकाला था, जिस संबंध को हम क्या कहते थे, tan थीटा बराबर उसका कौन सा घटक, उसका ऊर्ध्वाधर घटक और बटे उसका कौन, हॉरिजॉन्टल घटक। तो यहां से अगर हम BB का मान निकालें, BV का मान निकालें तो BH tan थीटा के साथ आ जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा BH tan थीटा। क्या आ जाएगा, BH tan थीटा। तो यहां से BV बराबर कितना हो जाएगा, BH कितना है, 4 × 10 टू द पावर कितना है, माइनस का 4 टेस्ला है, इंटू आपका tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा के मान को हम क्या रख लेंगे, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहां से BV का मान जो निकल के आएगा वह कितना है, 4 × 10 टू द पावर माइनस का 4, और इंटू में 1/tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। इतना आ गया BV का मान। और आप जानते हो कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, आपसे पूछ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E बराबर जो आपका होता है, E बराबर कितना होता है, माइनस का BLV, माइनस का क्या होता है, BLV। तो यहां पे अगर हम परिमाण, माइनस चिन्ह केवल यह दिखाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह उस दिशा का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो इस माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो E बराबर कितना होता है, BLV। अब यहां से E का मान निकालेंगे तो B के जगह पे हम BV को लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा यह BV और L इंटू क्या हो जाएगा आपका V। BV का मान कितना आया, 4 × 10 टू द पावर माइनस का 4 इंटू 1/√3 का कितना है, 3 है, इंटू L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान आपका कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो L के जगह पे रख लिए 30, और इंटू में V का मान कितना दिया हुआ है, 450 मीटर। बस
हल कर देना है, जो भी आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हल करके। 4 में 30 का गुणा होगा तो यह 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 1 0 यह है तो 120 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे कितना है 450 है तो ये आपका 450 हो जाएगा, इनटू 10 टू द पावर माइनस का कितना है 4 है, और नीचे है आपका √3। याद रखिएगा √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 1.732 इसके नीचे लिख देंगे 732, तो 1.732 जब इसके नीचे लिखा जाएगा तो आपका जब 120 में हम 450 का गुणा करते हैं तो यह आपका आता है 54,000। कितना आता है 54,000, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाता है, और बटे में कितना होता है 1.732। इसको जब हम हल करते हैं इसके -4 को हटाएंगे तो ये दशमलव इसके 4 अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 अंक आगे जब दशमलव खसकेगा 1 2 3 4, यानी कि यह हो जाएगा 5.4, उसके आगे 0 0 0, तो 0 लिखें या ना लिखें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो बटे 1.732। इसका जब आपस में भाग लगाया जाएगा तो यहां से ई बराबर निकलेगा कितना, ई बराबर निकलेगा 3.12, और चूंकि यह एक बोल्टता है तो बोल्टता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है वोल्ट, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम प्यारे प्यारे सवालों को फिजिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, प्यारे प्यारे सूत्रों द्वारा, प्यारे प्यारे लॉजिक के द्वारा हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी समझा, आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, तो उसी कमेंट से आपके हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।